सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव हिम्स के इस योग सेशन में आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए योग को और नजदीक से समझें और उसकी बारीकियों को जानें। जिस भी स्थिति में आप बैठे हैं, सुखासन, पद्मासन या वज्रासन, शरीर को एकदम ढीला छोड़िए। लूज योर बॉडी। कोशिश करिए स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहे, कंधा सीधा, गर्दन स्ट्रेट। आपका ध्यान आपके दोनों भौं के बीच में, जहां तिलक या बिंदी लगाते हैं, आगे चक्र की तरफ। और आइए इस शरीर को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें और योग किस तरह आपके शरीर को और व्यवस्थित करता है, इसे समझने की कोशिश करें। हम सब जिस शरीर को देखते हैं, इसके अलावा भी 4 और शरीर हमारे अंदर होता है, जिसे हम पंचकोश कहते हैं। जो शरीर हम एक दूसरे को देख रहे हैं, वो शरीर उस अन्न से बना है जिसे हम भोजन के रूप में लेते हैं। अतः इसे अन्नमय कोश कहा गया है। वो कोश, वो शरीर जो अन्न से बना है, उसे अन्नमय कोश कहते हैं। इस शरीर के अंदर प्राणमय कोश है। वह कोश जो हमारे शरीर के आसपास आभा के रूप में रहती है, एक वाइब्रेशन के रूप में रहती है। इस शरीर के अंदर मनमय कोश होता है। इस शरीर के अंदर विज्ञानमय कोश होता है और इस शरीर के अंदर आनंदमय कोश होता है। मैं जो कुछ भी आहार लेता हूं, उससे मेरा ये स्थूल शरीर बनता है, जिसे मैं महसूस कर सकता हूं, जिसे मैं देख सकता हूं। अन्नमय कोश। इस अन्नमय कोश से जिस ऊर्जा का प्रवाह होता है, उस ऊर्जा से बना हुआ कोश मेरा प्राणमय कोश है। इस अन्न के प्रभाव से जो शरीर बना, वह मनमय कोश होता है। मेरा मन मेरे नॉलेज, मेरे विज्ञान पे निर्धारित है। अतः मेरा विज्ञानमय कोश मेरे मनमय कोश को बनाने में मदद करता है और इन चारों द्वारा निर्धारित होता है मेरा आनंदमय कोश। और यही कहा जाता है कि सत चित व आनंद ही हमारा परम कर्तव्य है, वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारी मंजिल है। हम हर समय केवल अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, मगर इस शरीर को बनाने के लिए जो कारण है, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है। आइए योग द्वारा हम अपने उस पंचकोश को और अच्छी तरीके से समझें, जाने और उसके स्वास्थ्य के प्रति भी हम जागरूक हों। आपका ध्यान आपके दोनों भौहों के बीच में, जहां पर तिलक या बिंदी लगाते हैं, और जो भी थॉट्स, जो भी ख्याल, जो भी भाव आपके मन में आ रहे हैं, उसे एक्सेप्ट करते चले जाइए, उसे धारण करते चले जाइए। इस पूरी सृष्टि में, इस पूरी कायनात में, इस पूरे कॉस्मोस में जो कुछ भी है, सब कुछ मेरे भीतर है, सब कुछ मेरे अंदर है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं।
असंख्य सूर्य, असंख्य तारे, असंख्य तारामंडल, सब कुछ मेरे भीतर है। वो परमपिता परमेश्वर जिसकी खोज में मैं हमेशा रहता हूं, वो मेरे भीतर है। अपने शरीर के अंदर झांकने का अभ्यास करिए। इमेजिन करिए आप ऐसी स्थिति में, ऐसी जगह पे हैं जहां पे केवल आप ही आप हैं और कोई नहीं है। और आपके सामने आपके परमपिता परमेश्वर हैं। उस भाव से, उस मन से आप उस परमपिता परमेश्वर को देखिए और ओम चैंटिंग द्वारा उनका आवाहन करेंगे। ओ ओ अपने दोनों हथेलों को अपने सर के ऊपर रखें और इस सृष्टि के, इस कॉस्मोस की जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी एनर्जीज हैं, जो भी आशीर्वाद ईश्वर आपको देना चाहता है, उसको ग्रहण करें, उसे रिसीव करें। ओम चैंटिंग द्वारा उसका आह्वान करें।
अपने दोनों हथेलियों का घर्षण करें। रब योर हैंड। और जो कुछ भी आपने अभी अभी महसूस किया, जो भी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति को, परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद आपने अभी भी महसूस किया, उसे अपने हथेली में अनुभव करें। पर्याप्त ऊर्जा, पर्याप्त गर्माहट महसूस करने के बाद अपने हथेली का पिछला भाग अपने आंखों की तरफ लगाएं और हल्का सा दबाव देते हुए उसे गोल गोल रोटेट करें, घुमाएं। अपने हथेली को नीचे स्लाइड करते हुए अपनी उंगली को अपनी आंखों की तरफ लाएं और दोनों आंखों में पर्याप्त मात्रा में प्रेशर देते हुए एक मसाज करें क्लॉकवाइज। आपके दोनों नासिका का घर्षण करें। आपके फिंगर से अपने चीक्स का मरम करें, मसाज करें, घर्षण करें। और पूरे हथेली से अपने चेहरे का मसाज करें। अपने दोनों हथेली को गर्दन के पीछे लेके जाएं और पर्याप्त मात्रा में प्रेशर देते हुए उसका एक मसाज करें। अपने फिंगर से अपने कान के पीछे और आगे एक मसाज करें, घर्षण करें। हमारे कान के पीछे इंगला और पिंगला नाड़ीज जो हमारे ब्रेन और हमारे हार्ट की तरफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वह रिएक्टिवेट होते हैं। अपने कान को मरोड़िए, मसाज करिए और खींचिए। ये कान के पास, कान के अंदर उभरता हुआ जो एक नस है, उसको हल्का हल्का दबाव देके घर्षण करिए, रगड़िए। कान वो एक अल्ट्रासाउंड है। जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते थे, ये हमारा शेप था, ईश्वर ने वो लगा के हमें भेजा। हमारे शरीर में 3 ऐसे पॉइंट होते हैं, हमारे कान, हमारे दोनों हथेली और पैर, जिसमें शरीर के हर हर अंग के प्रेशर पॉइंट्स, ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। हम केवल कान पे ही वो ट्रिगर पॉइंट्स को एक्टिवेट करके शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। हमारा ये निचला पोर्शन हमारा ब्रेन, ये उभरा हुआ पोर्शन हमारा कंप्लीट स्पाइन व अन्य शरीर के पार्ट्स इसमें विद्यमान होते हैं। यही कारण है कि जब बच्चा पढ़ने में कमजोर होता था या बदमाशी करता था, यहाँ पे हम पकड़ के दबाया करते थे। ये सजा नहीं होती थी, ये केवल आपके ब्रेन को रिएक्टिवेट करने के लिए, आपके हार्मोन बैलेंसेस को ठीक करने के लिए यहाँ पे प्रेशर दिया जाता है। यही कारण है कि फीमेल्स में यहाँ पे बालियां पहनी जाती हैं, आपके हार्मोन्स को रिएक्टिवेट करने के लिए। आपका शरीर जो ईश्वर ने आपको बना के दिया है, बहुत साइंटिफिक है। जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि हमारा केवल एक ही शरीर नहीं, हमारे पंचकोश होता है, 5 शरीर है हमारे पास। एक वो शरीर जो हमें दिखता नहीं है, हमारा आभा मंडल, जिसे प्राणमय कोश कहते हैं। एक ये शरीर जो हम एक दूसरे का देख सकते हैं, जिसे अन्नमय कोश कहा जाता है। तो प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, इसके बाद मनमय कोश। कोश मतलब शरीर, वो शरीर जो मन द्वारा बना हुआ है। इसके बाद विज्ञानमय कोश, वो कोश, वो शरीर जो मेरे नॉलेज, मेरे अनुभव, मेरे ज्ञान से बना है। और अंत में आनंदमय कोश। मेरे शरीर के ना रहने के बाद केवल और केवल आनंदमय कोश रहता है। वो आनंदमय कोश जो मैंने अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी सीखा, अर्जित किया, वो मुझे अगले जन्म तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि नॉलेज कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जो कुछ भी आप सीखते हैं, जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं, वो आपके आनंदमय कोश में रजिस्टर होता है और वही आनंदमय कोश रिस्पॉन्सिबल होता है अगला जन्म या हमारा शरीर कैसा मिलेगा, वो मनुष्य का मिलेगा, देवता का मिलेगा या किसी जानवर का मिलेगा। ये डिपेंड करता है आपके आनंदमय कोश में क्या रजिस्टर आपने किया पूरे जीवन में। आप सबको अगर समय मिले, आप अपने यूट्यूब्स में इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं, आनंदमय कोश के बारे में।
सुप्रभात। आइए योग के अन्य बारीकियों को समझें, अपने शरीर को जानें और इसको जीवन में उतारें और स्वास्थ्य लाभ की तरफ प्रशस्त हो। योग जो शब्द युज शब्द से निकला है, संस्कृत के। युज मतलब जोड़ना। योग किन्हीं दो चीजों को जोड़ता है। योग हमें अपने आप से जोड़ना सिखाता है, योग हमें प्रकृति से जोड़ना सिखाता है, योग हमें ईश्वर से जोड़ना सिखाता है। योग की परिभाषा हमारे ग्रंथों में योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा के रूप में की गई है। दैट मीन्स योग हमारे चित्त और वृत्त के बीच में जो अवरोध है उसे श्वासों द्वारा एक रूप एक तार करता है। हम अक्सर करके मेंटली कहीं और होते हैं, फिजिकली कहीं और होते हैं। जिस पल आपका ध्यान, आपकी आत्मा, आपका मन और शरीर एक हो, आप जो भी कार्य करेंगे आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मगर वो पल बहुत कम हमारे जीवन में आता है जब हमारा ध्यान, हमारा मन और हमारा शरीर एक हो। योग आपको एक होना सिखाता है। आइए योग को अपने जीवन में और सहज और सार्थक रूप से उतारें और अपने जीवन को और स्वस्थ बनाएं। सर्वप्रथम हम प्राणायाम से शुरुआत करेंगे। जो प्राणायाम शब्द है, प्राण व आयाम दो शब्द से बना है। प्राण वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो एनर्जी जो हमारे शरीर के अंदर है तो हम जीवित कहलाते हैं। जो शरीर के अंदर नहीं होती है तो हम निर्जीव, मृत कहलाते हैं। उस प्राण के आयाम को, उस प्राण के एक्सरसाइज को ही प्राणायाम कहा जाता है। और योग में श्वासों द्वारा ही हम इस प्राण के को इनर्जाइज करते हैं। तो प्राणायाम का प्रथम चरण अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम वो अभ्यास है जिससे आप अपने श्वासों को निर्धारित करते हैं। हम सब लोग श्वास लेते हैं, बट 99% केसेस में हम गलत तरीके से और गलत वजह से सांस लेते हैं। हम शॉर्ट ब्रीथ लेते हैं। लगभग लगभग हम केवल 20 से 25% अपने श्वासों का इस्तेमाल करते हैं। 70% हमारा श्वास व्यर्थ जाता है। आइए योग द्वारा, अनुलोम विलोम द्वारा सही तरीके से श्वास लेना सीखिए। जब हम श्वास लेते हैं, डीप बेली ब्रीदिंग यानी गहरी लंबी सांस लेना चाहिए। जब आप सांस लेते हैं, आपका पेट आगे की तरफ फैलना चाहिए। जब आप सांस छोड़ते हैं तो नाभि आपके पेट के अंदर की तरफ जाना चाहिए। भरपूर सांस लीजिए और भरपूर सांस छोड़िए। हम 1 मिनट में लगभग लगभग 18 से 20 बार सांस लेते हैं। जब आप डीप बेली ब्रीदिंग करते हैं, ये धीरे 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 रिड्यूस होते होते 10 बार, 8 बार और फिर 4 बार आकर ठहर जाता है। ईश्वर ने ये सांसें हम सबको गिनी चुनी दी हैं और जो चीज गिनी चुनी होती है बहुत बहुत बहुमूल्य होती है, कीमती होती है, तो उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जब हम डीप बेली ब्रीदिंग करते हैं, हमारी सांस लंबी होती है और उसमें एक ठहराव होता है। जब हम शॉर्ट ब्रीथ लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं, छोटी ब्रीथ होती है और हम बहुत व्यथित होते हैं। आइए इसे सीखें और सही तरीके से श्वास लेना प्रारंभ करें। हमारा शरीर बीइंग बहुत साइंटिफिक है। हमारा जो राइट नॉस्ट्रल से सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, जो लेफ्ट नॉस्ट्रल से चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। गर्मियों में हम चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं और सर्दियों में हम राइट नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं। तो लेफ्ट नॉस्ट्रल्स को ब्लॉक करें, हमसे राइट से गहरी लंबी सांस लें। जब अपने गहरी लंबी सांस लिया, कुछ पल के लिए ठहरिए, इसको कुंभक कहते हैं। तो राइट नॉस्ट्रल्स को ब्लॉक करके लेफ्ट से गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। जब अपने श्वास छोड़ा लेफ्ट से, फिर आपने कुछ पल के लिए ठहरना है, इसको रेचक कहते हैं। पुनः लेफ्ट से गहरी लंबी सांस लेंगे, कुंभक, और राइट से गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे, रेचक। जो सांस छोड़ने की स्पीड और टाइमिंग है, सांस लेने की स्पीड और टाइमिंग से डबल होनी चाहिए। यानी कि आपने 1 सेकंड में सांस लिया तो कल लगभग लगभग 1.5 से 2 सेकंड में सांस छोड़िए, गहरी और लंबी। आइए इन सबको ध्यान में रखते हुए 10 बार इसका अभ्यास करेंगे।
आप कोशिश करिए आपका हथेली आपके नाक के आगे ना हो। अगर आपका हथेली आपके नाक के आगे होता है, आपके श्वास आपके हथेली से टकरा के आपके शरीर के अंदर वापस चले जाएंगे। अपने नाक को ओपन रखिए, हथेली नाक के ऊपर होनी चाहिए, जिससे श्वास आप फ्रीली ले सके, श्वास आप फ्रीली छोड़ सके। स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, कंधा एरेक्ट, गर्दन सीधी। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। जितने सहज रूप से आप अनुलोम विलोम करेंगे, आप उतना स्वस्थ अपने आप को फील करेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। अपने श्वासों को व्यवस्थित करिए, शरीर को सहज करिए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। नाड़ी शोधन क्रिया। नाड़ी शोधन क्रिया, हम अपने शरीर के अंदर जो लाखों नाड़ियां हैं उनको शुद्ध करने का अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं नाड़ी शोधन क्रिया द्वारा। हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को फिर से ब्लॉक करेंगे और राइट से गहरी लंबी सांस लेंगे, कुंभक, और फिर राइट से गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे, रेचक। राइट को ब्लॉक करके लेफ्ट से गहरी लंबी सांस लेंगे, कुंभक, और लेफ्ट से ही गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे, रेचक। ये आपका एक चक्र हुआ। आइए ऐसे 10 चक्र का अभ्यास करें। यथास्थिति शरीर को व्यवस्थित करें। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। तन और मन को व्यवस्थित करिए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। अगला अभ्यास जो हम लोग का होगा वो कपाल भाती क्रिया। कपाल भाती क्रिया से पहले आइए एक टिप आप लोग के साथ शेयर करता हूं। कई बार हमारे साथ, हमारे स्वयं के साथ या हमारे आसपास, हमारे प्रेजेंस में, समाज में किसी के साथ ऐसा इंसिडेंस होता है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। ऐसी स्थिति में अमूमन हम लोग डॉक्टर्स की तरफ भागते हैं, हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं या कोई ना कोई मेडिसिन देते हैं। हिम्स हॉस्पिटल का एक वर्कशॉप है जहां पे हम आपके साथ और आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। आप किस तरह अपने स्वयं के डॉक्टर्स बन सकते हैं। किसी भी इमरजेंसी में सबसे पहले आप अपने आप को या अपने सामने पड़े हुए व्यक्ति को किस तरह सहज कर सकते हैं, आप इस इमरजेंसी सिचुएशन को कितना अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि कई बार शायद हॉस्पिटल जाने की नौबत ही नहीं पड़ती। आइए उसी में से एक अभ्यास सीखते हैं जिसे हम नाड़ी शुद्धि क्रिया कहते हैं।
जब किसी का बीपी बहुत ज्यादा हाई हो, पल्सेस बहुत ज्यादा हाई हो, मन बहुत ज्यादा घबरा रहा हो, श्वास बहुत ज्यादा फूल रही हो, बेचैनी बहुत ज्यादा हो रही हो, ऐसी स्थिति में हम नाड़ी शुद्धि क्रिया करेंगे। हल्का सा आगे की तरफ झुक के, प्रोन पोजीशन, हल्का आगे की तरफ झुक के, राइट नॉस्ट्रिल्स को ब्लॉक करना है, लेफ्ट नाक से सांस लेना है और मुंह से सीटी बजाते हुए छोड़ना है। जब आप प्रोन पोजीशन में बैठते हैं, यानी कि हल्का सा आगे की तरफ झुक के बैठते हैं, आपका लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब आप लेफ्ट से सांस लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं, आपका जो सांस बहुत ज्यादा व्यक्ति तो घबराहट बहुत ज्यादा हो, आपका गहरी लंबी सांस लीजिए और सांस फूकना है। एक समय था जब हमारे घरों में शंख हुआ करता था और हम शंख बजाते थे। धीरे धीरे शंख हमारे मंदिरों तक जाके रह गया और आज के डेट में मंदिरों में भी उसका बहुत कम इस्तेमाल होता है। शंख एक ऐसा हेल्थ को भी प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी भी श्वास फूलती है, बीपी बहुत ज्यादा हाई होता है, लो फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं, आप शंख बजाते हैं, आप बहुत बहुत सारी महामारी अगले
बहुत जल्दी ठंड लगने लगता है। एक स्वाभाविक एक सिम्टम है किडनी पेशेंट को कि उनको ठंड बहुत जल्दी लगती है, कंपी आने लगती है। ऐसी स्थिति में हम हीटर या कंबल या रजाई या मेडिसिन की तरफ हमारा रुख होता है। भ्रष्ट का प्राणायाम वो अभ्यास है जिससे अगर आप इसको अभ्यास करते हैं तो आप उस स्थिति से अपने आप को निकाल सकते हैं। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। अपने शरीर को व्यवस्थित करिए, श्वासों को अपने नियंत्रण में लेकर आइए और अगले अभ्यास को करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, या इसे गुंजन भी शब्द कहा गया है। हमने योग अलग अलग जीव जंतुओं से, पक्षियों से, कीड़े मकोड़ों और इंसान के भी कुछ अच्छी आदतों से सीखी। भ्रामरी प्राणायाम उन्हीं में से एक है। योग ना केवल आपके फिजिकल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट योग आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। भ्रामरी प्राणायाम स्पेशली जिन्हें रात को नींद नहीं आती है, मन बहुत ज्यादा व्यतीत होता है, बीपी बहुत ज्यादा हाई या लो होता है, पल्सेस फ्लक्चुएट करता है, अकेलापन महसूस करता है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, भ्रामरी प्राणायाम आप करते हैं, आप अपने हर स्थिति को अपने नियंत्रण में लेके आ सकते हैं। हम पंच महाकोश के बने, छित जल पावन गगन समीरा, यही पांचों मिले बने श्रीरा। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसे अपने शरीर में अनुभव करिए। अपना अंगूठा आपके कान में, एक फिंगर आपके भौं, आंख, नॉस्ट्रिल्स और होंठ, नाक के जो नथुनी इस पर केवल उसको हल्का सा रखना है, या आप चारों उंगली को अपने नेत्र पर रख सकते हैं। आपने गहरी लंबी सांस ली, फिर सांस को होल्ड किया, बंद का पोजिशन, और होल्ड करने के बाद मुंह बंद करके या ओम या गुंजन, एक वाइब्रेशन क्रिएट करिए। पूरे दिन में हम लगभग लगभग 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। वो 60,000 थॉट्स जिसमें 99% जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं। हमारा ब्रेन हम कभी भी स्विच ऑफ नहीं कर पाते हैं, हर समय हमारा ब्रेन चलता रहता है और इसके चलते हम बहुत ज्यादा व्यथित और परेशान होते हैं। हमारा मन बहुत ज्यादा घबराता है, हमारा बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, हाई या लो होता है, हमें डिप्रेशन जैसी बीमारी होती है, हमें माइग्रेन जैसी बीमारी होती है, हमें अनिद्रा जैसी बीमारी होती है। आप जब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, आप देखिए, आपने महसूस किया होगा एक वाइब्रेशन आपके मस्तिष्क में होता है। ये वाइब्रेशन आपके स्कल का पूरा टॉक्सिन्स को रिलीज कर देता है। ठीक वैसे जैसे हम घर में कपड़ा धोने के बाद कपड़े को झटकते हैं, झटकने से जब कपड़े के सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, वही अभ्यास जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, एक वाइब्रेशन होता है। देखिए, आपके कान पे, आपके गाल में, आपके कंठ में, आपके मस्तिष्क में एक वाइब्रेशन होता है। अगर आपने इसको महसूस नहीं किया तो अवश्य करिए, दोबारा उसको सही तरीके से जितना आप उसमें मन लगा के कर सकते करिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि अड़ोसी पड़ोसी क्या सोच रहा है, ये आपका अपने लिए का प्रयास है। उस वाइब्रेशन को फील करिए। अब बहुत लाइट फील करेंगे, शरीर एकदम लाइट हो जाता है, मस्तिष्क एकदम आपका हल्का हो जाता है, बहुत आप ईज महसूस करते हैं, बहुत शांति का महसूस करते हैं, आप बहुत सहज महसूस करते हैं।
प्राणायाम में हम लोग ने आज जो भी अभ्यास सीखा, वो सब अभ्यास हर कोई कर सकता है, लेकिन अक्सर करके लोगों के दिमाग में आता है कि मुझे किडनी में कौन सा करना है, शुगर के लिए क्या करना है, लीवर सिरोसिस के लिए क्या करना है, हार्ट की प्रॉब्लम है तो क्या करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा 3 अभ्यास जिसमें अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम और नाड़ी शुद्धि क्रिया, ये 3 अभ्यास अगर अपने आप जीवन में इसको उतार लेते हैं, सही तरीके से करना शुरू कर देते हैं, एक एक अभ्यास को कम से कम आपने आधा घंटा देना है। आप मिनिमम 50 टाइम्स और इसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए 100 टाइम्स करें। आप किसी भी बीमारी से क्यों ना ग्रसित हो, आप चमत्कारिक रूप से आप देखेंगे आपका शरीर कैसे धीरे 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 स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। आप तन और मन से स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। आप फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। आप बहुत सारे अभ्यास मत करिए, मात्र 3 अभ्यास बहुत अच्छी तरीके से करिए। आपका जो लक्ष्य है स्वस्थ का, वो पूर्ण होता दिखेगा आपको। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। अगला अभ्यास त्रिबंध, जिसका हम लोग ने कल अभ्यास किया था। आइए दोबारा मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा और त्रिबंध को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। अगेन, आप किसी भी बीमारी से क्यों ना ग्रसित हो, आप त्रिबंध करते हैं, आपका शरीर बहुत जल्दी स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। और अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है, आपको जीवन में कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगी। त्रिबंध, बंध का मतलब होता है कि आपने श्वास को लिया और होल्ड कर लिया। जब आप श्वास को लेते हैं और होल्ड करते हैं, आपके शरीर में एक कंप्रेशन, एक प्रेशर क्रिएट होता है और आपके सारे अंगों को फ्रेश वायु की प्रवाह बढ़ जाती है। तो त्रिबंध में सबसे पहले मूल बंध, जो मूल शब्द है वो आपका स्पाइन का जो सबसे निचला टिप है, जहां पे आपका एनस और स्पाइन टच होता है, उसको मूल बंध कहा गया है। कई बार हमने महसूस किया है कि जब हम कहीं किसी रास्ते में जा रहे हैं, बस में, कार में, या कहीं पे हम ट्रेवल कर रहे हैं, या कहीं ऐसी जगह पे बैठे जहां पे हमें अचानक पोटी आ जाती है और हम जा नहीं सकते, उस समय हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। जब हम रोकते हैं तो अपने मल को, अपने एनस को ऊपर की तरफ खींचते हैं। वही अभ्यास हम करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और आपका श्वास, आप इमेजिन करें कि आपने उस मूल बंद पे श्वासों को रोका हुआ है और एनस को पीक ऊपर की तरफ खींचेंगे। जितने सेकंड आप उसको खींच के रख सकते हैं रखिए, वापस उसको रिलीज करिए। फिर गहरी लंबी सांस लीजिए, अपने एनस को ऊपर की तरफ खींचिए, स्क्वीज करिए, सांसों को वहां पे होल्ड करिए। जितने सेकंड आप उसको होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए और फिर धीरे धीरे इसको रिलीज करते चले जाइए। फिर आप दिन में जब आपको समय मिले, एम्प्टी स्टमक, आप इस अभ्यास को अवश्य करिए। जिन्हें भी पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, फीमेल्स में गैनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, गैनी प्रॉब्लम्स हैं, यूट्रस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है, आप जब मूल बंध का अभ्यास करते हैं, आप देखिए धीरे 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 आपकी स्थिति सुधरती चली जाती है। जिन्हें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है मेल्स में, आप इस अभ्यास को करिए। आप देखिए किस तरह बाकी अन्य चीजों के साथ साथ आप इसको करिए और आप शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ होते चले जाते हैं। तो मूल बंध, आपने गहरी लंबी सांस ली, सांस को होल्ड किया, अपने एनएस को ऊपर की तरफ स्क्वीज किया, मूल की तरफ उसको श्वासों को होल्ड किया। जितने सेकंड आप उसको होल्ड कर सकते हैं, इतने सेकंड होल्ड करिए, फिर रिलीज करिए। धीरे 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 अपने टाइमिंग्स को बढ़ाते चले जाइए। जब ऐसी स्थिति आए कि आप बहुत सहज रूप से मूल बंद डालना शुरू कर दें, उसके बाद हम सेकंड स्टेप चलेंगे, उद्यान बंद, यानी कि आपका नाभि। अब आपने दोबारा गहरी लंबी सांस लेना है। मूल बंद के साथ साथ अपने नाभि की तरफ सांसों को महसूस करिए। नाभि को पेट
अंदर की तरफ स्क्वीज करिए। जितने पल आप उसको रोक सकते हैं रोकिए, फिर दोनों को एक साथ रिलीज करिए। पुनः एक साथ मूल बंद एंड ध्यान बंद। जिन्हें भी उधर रिलेटेड, पेट से रिलेटेड जो भी बीमारी है, चाहे वो कब्ज है, एसिडिटी है, किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, या अन्य बीमारी पेट से रिलेटेड, आप जब मूल बंद के साथ उदर बंद, ध्यान बंद करते हैं, आपकी स्थिति बहुत शीघ्र आपके नियंत्रण में आती चली जाती है। आप बहुत जल्दी स्वस्थ होते चले जाते हैं। जब ऐसी स्थिति आए कि आप बहुत सहज रूप से मूल बंद और उदर बंद करना शुरू करते हैं, फिर हम तीसरा बंद डालेंगे, जलंधर बंद। आपने आपके कंठ में ये जो गड्ढानुमा एरिया है, आपने यहां पे आप श्वासों को होल्ड करना है। एक साथ मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद, और आपका जो ठोड़ी है वहां पे टच होना चाहिए। गहरी लंबी सांस लेंगे एक साथ, जिन्हें भी थायराइड की प्रॉब्लम है, जिन्हें एलर्जिक डिसऑर्डर्स है, जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिन्हें मौसम के हल्के से चेंज से इनको सर्दी जुकाम और खांसी होनी शुरू हो जाती है, जिन्हें गले से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, जब आप ये त्रिबंध लगाना शुरू करते हैं, आपका शरीर एकदम व्यवस्थित होना शुरू हो जाता है। आपका नियंत्रण आपके शरीर आपकी बीमारी में होना शुरू हो जाता है। आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं रह जाती है। जब हम त्रिबंध का अभ्यास करते हैं, जब हम ओम चैंटिंग का अभ्यास करते हैं, गहरी लंबी ओम चैंटिंग करते हैं, जब हम बंध डालते हैं, यानी कि हमने गहरी लंबी सांस लेके सांसों को होल्ड कर दिया, ये सारे जो अभ्यास हैं, ये आपके शरीर में एक ऐसी नस है जो सबसे लंबी नस होती है, जो हमारे सर से लेके हमारे स्पाइन की टिप तक होती है, वेगस नर्व, उसको रिएक्टिवेट करती है। वो नर्व, वो वेगस नर्व जो शरीर के हर अंगों में, हर ऑर्गन्स में नसों द्वारा एक एक सेल्स को कनेक्ट करती है। ये वेगस नर्व हमारे रोजमर्रा के कार्यकलापों में, हमारे गलत आहार विहार व्यवहार के कारण, हमारी आदतों के कारण, ये वेगस नर्व धीरे 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 डीएक्टिवेट होती है, कमजोर हो जाती है। हम इन अभ्यासों से अपने वेगस नर्व्स को रिएक्टिवेट करते हैं। हमारा वेगस नर्व एक बार एक्टिवेट हो गया तो बीमारी स्वतः ही अपने शरीर से बाहर चली जाती है। ये सब अभ्यास जब हम करते हैं, हम अपने वेगस नर्व्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। अपने आप को सहज करिए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। सूक्ष्म क्रियाएं। सूक्ष्म क्रियाएं वो अभ्यास है जब हम अपने शरीर के हर जॉइंट्स को रिएक्टिवेट करते हैं, मूव करते हैं। आपकी हथेली आपके सामने, और केवल हथेली का अभ्यास है। आपका हाथ मूव नहीं करना चाहिए, हथेली केवल अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हम ऑलमोस्ट ना के बराबर अपने हथेली से काम करते हैं। केवल अंगूठे का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। हम रिमोट कंट्रोल, हम मोबाइल्स, हर चीज में केवल अंगूठे से ही हर काम को कर लेते हैं। यही कारण है कि बहुत अर्ली स्टेज में हमारे जॉइंट्स पेन करने शुरू हो गए हैं। अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम बहुत शीघ्र हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। छोटे छोटे बच्चों में भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ गई है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, वो अपने हथेली को इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। किसी चीज को उठाने में उनके हाथ कांपते हैं, पेन पकड़ने में, लिखने में वो बहुत ज्यादा सहज नहीं महसूस करते हैं। आप कुछ सेकंड, कुछ मिनट ही आप ऐसा अभ्यास करते हैं, आपके यहाँ पे पूरा दर्द शुरू हो जाता है। कारण क्योंकि हम लोग ने हाथ से काम करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया है।
विश्वास करिए, अभी जो दर्द हो रहा है, अभी जो कष्ट हो रहा है, बहुत अच्छा है। उस स्थिति को इमेजिन करिए जब आप बिल्कुल भी अपने फिंगर्स को मूव भी नहीं कर पाएंगे, जब आपका आर्थराइटिस हो चुका होगा, पूरी स्वेलिंग हो चुकी होगी, उस टाइम कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई काम नहीं आएगी। केवल आप अपने आप को इस समय उसको रिएक्टिवेट करके उस बीमारी को आप अवॉइड कर सकते हैं, भगा सकते हैं। तो जितने सहज रूप से आप अपने फिंगर्स को खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, अपने मुट्ठी को बंद करिए और क्लॉकवाइज रोटेट करिए 15 to 20 टाइम्स एंड एंटी क्लॉकवाइज 15 to 20 टाइम्स। अपने हथेली को अपने कंधे पर रखिए, जीरो बनाने का अभ्यास करिए। जितना क्लोज आपके कान के पास से होते हुआ है जीरो, आपका इससे सर्वाइकल के जितने ये मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, आपके स्पाइन के, शोल्डर ब्लेड्स के, सारे रिएक्टिवेट होते हैं। तो 15 to 20 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 15 to 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। स्ट्रेच करिए अपने हाथों को, एक बार राइट ऊपर, एक बार लेफ्ट ऊपर। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। यथास्थिति अपने हथेली को सामने रखिए, इस तरह मुट्ठी बांधिए, क्लोज करिए और सांस भरते हुए सांस को होल्ड करिए, सांस छोड़ते हुए रिलीज। जो कोई भी लो फील करता है, सुबह बहुत वीकनेस या कमजोरी महसूस करता है, आप इस अभ्यास को करते हैं, सांस को होल्ड करिए, आप बहुत अपने आप को एक्टिव फील करते हैं। जो आपको कमजोरी की महसूस हो रही है, आप देखिए धीरे धीरे आप अपने आप को एनर्जाइज फील करते हैं। इसको हनुमान मुद्रा भी कहा गया है। सांस भरते हुए आप चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे और होल्ड करेंगे सांस को, जितने सेकंड होल्ड कर सकते हैं, वापस रिलीज करेंगे। देखिए, कई बार हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमारे साथ, हमारे स्वयं के साथ या हमारे प्रेजेंस में किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में, जैसे मैंने नाड़ी शोधन क्रिया आप लोग के साथ डिस्कस किया था, उसी में से एक अभ्यास अब हम लोग करेंगे, टैपिंग। स्टार्ट करेंगे अपने सर से, आपके सर के पीछे वाला हिस्सा, आपके कनपट्टी, आपके चेहरा, आपका पेट। पेट की तरफ अगर आप इस तरह टैपिंग करते हैं तो जो आपका वेगस नर्व, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, वो वापस रिएक्टिवेट होना शुरू करते हैं जब आप इस तरह से टैपिंग करते हैं। जब कभी भी आपके साथ, आपके स्वयं के साथ या आपके प्रेजेंस में किसी को आपको लग रहा है कि इसको कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल एंड डॉक्टर जाते वक्त या जाते समय आप एक अभ्यास करें जिसे एटलीस्ट आप उसकी इतनी मदद कर सकते हैं कि वो हॉस्पिटल तक सेफ पहुंच जाए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जिनको भी फिस्टुला लगा है वो इसको अवॉइड करेंगे। 1 2 3 4,
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हुआ है तो आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हमारे आचार्य जी कहते हैं, आचार्य मनीष जी, कि सबके जीवन में ताली बजाने का एक कोटा होता है। अगर आपने इस जीवन में नहीं बजाया तो अगले जीवन में घर घर जाके बजाना पड़ेगा, तो बजाइए। आप इस तरह अगर बैठ सकते हैं इस स्थिति में जहां आपके पैर का जो तालू है एक्सपोज हो सके तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। और अब एक्यूप्रेशर एंड योग को एक साथ शामिल करेंगे विद म्यूजिक। एक साथ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके, आइए सहज होइए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। शरीर को व्यवस्थित करिए, श्वासों को अपने नियंत्रण में लेकर आइए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। जो भी वज्र आसन की स्थिति में बैठ सकते हैं वज्र आसन में बैठेंगे, अन्यथा आप सुखासन या पद आसन में बैठ सकते हैं। वज्र आसन में बैठने के लिए सबसे पहले अपने नीज के ऊपर खड़े होंगे और अपने नीज के ऊपर बैठिए। वज्र जो शब्द है वो बिजली से लिया गया है। जिस तरह आसमानी बिजली जब धरती पे गिरती है तो एक शेप लेती है जिसे वज्र कहा गया है। वो इंग्लिश के शब्द एस की तरह होता है। आप में से कौन बात कर रहा है इस टाइम? तो वज्रासन, वज्र मतलब इंग्लिश का एस शेप। हमारा स्पाइन का जो शेप है वो भी एस शेप है, वज्र की तरह है। हम गलत तरीके से बैठने के कारण
हमारा स्पाइन का जो शेप है वो एस से होता होता डबल एस होता चला जाता है। यही कारण है कि लोगों को सर्वाइकल या लो बैक की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम झुक के बैठते हैं, झुक के चलते हैं। उस झुकाव के कारण हमारे स्पाइन में एक कर्व आना शुरू हो जाता है। आप देखिए जितने भी जापानीज हैं, चाइनीज हैं, वो इस स्थिति में ही बैठ के भोजन करते हैं, और जब भी वो फ्री होते हैं वे ऐसे ही बैठते हैं। जब आप वज्र आसन की स्थिति में होते हैं, आपका स्पाइन स्ट्रेट होता है, आप जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन क्रिया बहुत सही तरीके से होता है। आपका ब्रेन जो आपको मैसेज देता है आपके ऑर्गन्स को, शरीर को, वो सही तरीके से फ्लो होना शुरू होता है। आइए एक या दो अभ्यास हम लोग करेंगे, स्पेशली जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है। हम अभ्यास करेंगे मंडूक आसन का। मंडूक शब्द एक मेढक से लिया गया है। जिस तरह मेढक पैनिक सिचुएशन में अपने दोनों हाथ और पैर को स्क्वीज कर लेता है, वही अभ्यास हम करेंगे। आपके मुट्ठी इस तरह बंद हो, दोनों मुट्ठी आप अपने नाभि की तरफ रखेंगे और गहरी लंबी सांस लीजिए। सांस को होल्ड करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। जितने देर तक आप उस सांस को होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे, वापस श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। ये जो लोग भी इस तरह मुट्ठी बंद नहीं कर सकते, अपने हथेली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गहरी लंबी सांस लेना है, नाभि की तरफ रखना है, पुनः 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। मंडूक आसन किडनी के पेशेंट्स जिनकी किडनी स्क्वीज कर गई है, लिवर के पेशेंट्स जिन्हें फैटी लिवर या लिवर सिरोसिस, कब्ज की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, जिन्हें भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, मंडूक आसन आप करते हैं, आप बहुत शीघ्र अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। इसे कम से कम 5 बार अपने योग के सेशन में डालिए और धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10 से 15 बार इसको अवश्य करिए। मंडूक आसन, गहरी लंबी सांस लेना है, नाभि की तरफ मुट्ठी को रख के आगे की तरफ झुकना है। जितने सेकंड तक आप झुक सकते हैं सांसों को होल्ड करते हुए होल्ड करिए और वापस सांस छोड़ते ऊपर की तरफ आइए। यथास्थिति गहरी लंबी सांस लेंगे और गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। वज्रासन, पद्मासन या सुखासन, जिस स्थिति में भी आप बैठे बैठे अपने श्वासों को नियंत्रित करिए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। आपका राइट हैंड और आपने लेफ्ट हैंड से इसको इस तरह पकड़ा। अब यही स्थिति आप पीछे की तरफ लेकर आइए, इसी तरह पीछे करिए। गहरी लंबी सांस लेना है, आगे की तरफ आपने झुकना है। सांस को होल्ड करते हुए आपने आगे की तरफ झुके। जितने सेकंड, जितने पल आप इसको रोक सकते हैं रोकिए, होल्ड करिए, वापस सांस छोड़ते हुए ऊपर। 5 बार करेंगे। जितना आप झुक सकते हैं, जितना आपका शरीर अलाउ करता है, आप उतना ही झुकिए। धीरे 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 करते 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 आपका शरीर खुलना शुरू होगा और आप इसको और सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से करते चले जाएंगे। मिनिमम 5 टाइम्स करिए। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इसको 10 से 15 बार इस अभ्यास को अपने जीवन में उतारें। गहरी लंबी सांस लेंगे और गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। आइए अगला अभ्यास करें। गहरी लंबी सांस लेते हुए सांस को होल्ड किया, राइट हैंड से लेफ्ट कंधे की तरफ और लेफ्ट हैंड से राइट कंधे की तरफ। सांस को होल्ड करते हुए आपकी निगाह सामने, स्पाइन स्ट्रेट। जितने पल आपको श्वास को रोक सकते हैं होल्ड कर सकते, होल्ड करिए, वापस अपनी स्थिति में आइए।
यथास्थिति, गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे, शशांक आसन। वापस अपने नीज पे खड़े होइए, जो खड़े हो सकते हैं, जो वज्र आसन में बैठ सकते हैं, अदर्स अन्यथा बाकी लोग अपने यथास्थिति में बैठे। अब आपके दोनों घुटने में स्पेस होना चाहिए, आपके पैर के अंगूठे आपस में टच होना चाहिए पीछे की तरफ, राइट, इस तरह पैर के अंगूठे आपके आपस में टच हो, घुटनों में स्पेस हो, राइट, और बैठिए। गहरी लंबी सांस लीजिए और आगे की तरफ स्लाइड करिए। सांसों को होल्ड करिए, जितने पल जितने सेकंड होल्ड कर सकते होल्ड करिए, वापस सांस छोड़ते ऊपर आइए। आपने देखा होगा जनरली डॉग्स सुबह सुबह जब वो नींद से उठते हैं तो इस तरह अपने आप को स्लाइड करते हैं और एक अभ्यास करते हैं। तो ये अभ्यास हमने खरगोश मैमल से सीखा है, डॉग से सीखा है कि आप अपने आप को स्लाइड करते हैं, स्पाइन को कर देते हैं, सांसों को होल्ड करते हैं, वापस अपनी स्थिति में आते हैं। शशांक आसन। गहरी लंबी सांस लेंगे और गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे, अपने शरीर को व्यवस्थित करेंगे। आइए एक अभ्यास हम लोग करें, जिन्हें भी स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है, सर्वाइकल या उनका जो स्पाइन में L1, L2, L3, L4, L5 में कंप्रेशन से है, लो बैक की प्रॉब्लम है, शियाटिका की प्रॉब्लम है, आप इस स्थिति में आइए। इस तरह अपने दोनों घुटने और दोनों हाथ को इस तरह रखें, जो कर सकते करें, और अपने स्पाइन को नीचे की तरफ लेके जाएं, वापस। इसे कैट पोजीशन कहते हैं, जिस तरह बिल्ली करती है। आपकी स्पाइन में कर्व आता है ऐसे, आप स्पाइन को नीचे की तरफ हल्का सा कंप्रेशन करते हैं, वापस इस तरह ऊपर की तरफ, जैसे बिल्ली को आपने कई बार अनुभव किया, अपने पीठ को नीचे की तरफ करके फिर ऊपर की तरफ फुलाती है, राइट। ये कैट, जिसको भी स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जहां स्पाइन में स्टिफनेस आ गई है, एक खिंचाव सा आ गया है, आप ये अभ्यास करते हैं। ग्रेट, अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। और कोशिश करें अपने मैट से नीचे आए। देखिए, कई बार जीवन में ऐसी स्थिति आती है जब हमारे शरीर में कुछ ऐसे कष्ट होते हैं, कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसका किसी भी लैब में, किसी भी डायग्नोसिस में उसका पता नहीं चलता। आप हजारों दवाइयां खा चुके होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर को मिल चुके होते हैं, लेकिन आपकी बीमारी पकड़ में नहीं आती है और समझ में नहीं आती कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है, और आप परेशान होते हैं, व्यतीत होते हैं। जैसे कब्ज का होना, लूज मोशन का होना, एसिडिटी का होना, फीमेल्स में गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होना, हर टाइम शरीर में हल्का सा दर्द महसूस होना, खाना का ना पचना, कुछ खाते ही आपका पेट साफ हो जाना, यानी कि पोटी होने का एहसास होना, या अन्य कारण। हमारे आयुर्वेद, हमारे नेचुरोपैथी में इसे धरण की समस्या से जाना गया है। नाभि का अपने स्थान से हिल जाना, नेवल डिस्प्लेसमेंट। तो आइए सबसे पहले देखिए कि हम ये कैसे पता करें कि हमारा धरण अपने स्थान पे है कि नहीं है, हमारा धरण गिरा है कि नहीं, हमारा नेवल डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। आपका हथेली
आपका अंगूठा और उंगली के बीच में जो स्पेस है, इसको हल्का सा पकड़ के इस तरह दबाइए अपने। अगर इसको दबाने से आपको पिन जैसी चुभन होती है, दर्द होता है किसी को इसका पेन? अगर आपको यहां पे दबाने से दर्द होता है, पिन जैसी चुभन होती है, दैट मीन्स आपका, जैसे मेरा लेफ्ट हैंड साइड का अगर पेन है तो लेफ्ट का धरण अपने स्थान से हिल चुका है। अगर मैं दूसरे हथेली में भी इसको महसूस करता हूं और पेन होता है, तो यानी कि धरण ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, वो सेटल हो चुका है। दूसरा तरीका, आप अपने कोहनियों को एक साथ, हथेली को एक साथ लाएं, और ये जो हथेली की रेखाएं हैं अगर आपस में से मिल रही हैं तो ठीक है, अगर ये ऊपर नीचे है तो आपका धरण अपने स्थान से हिल चुका है। जब आप बेड में लेटते हैं, आपका दोनों पैर अगर उसके अंगूठे एक साथ है तो ठीक है, अगर आंखें पीछे हिल गए तो धरण पड़ चुका है। मेल्स में हम एक रस्सी लेते हैं, नाभि से लेके निप्पल तक चेक करते हैं, अगर उसका डिस्टेंस आपस में ऊपर नीचे है तो धरण पड़ चुका है। तो अन्य तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं धरण को चेक करने का, मगर एक बार आपको ये पता लग गया कि आपका धरण अपने स्थान से हिल गया है, तो आइए सीखें कि उसको ठीक कैसे करें, करेक्ट कैसे करें। सबसे पहले आप, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम पंच तत्व से बने हैं, क्षितिजल पावन गगन समीरा, यही पांचों मिले बने शरीरा। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसको अपने फिंगर्स में महसूस करें, और दो फिंगर से अपने रिंग फिंगर को पकड़िए। पकड़िए सर, हाँ आपको ही बोल रहा हूं, सब लोग देखिए, ऐसा नहीं कि मुझको बीमारी नहीं है तो मुझे नहीं करना चाहिए, आप इसको सीखेंगे तभी जाके आप समाज में किसी को बता पाएंगे। अपने फिंगर से रिंग फिंगर को पकड़िए, आप बोले धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर से, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये आपके जो पंच तत्व हैं, जो आपके शरीर में डिसबैलेंस हो चुके थे, जब हम इस तरह अभ्यास करते हैं तो वो धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह दूसरी हथेली में करेंगे, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। एक ही अभ्यास हो गया। दूसरा, ये आपका हाथ है, इसको फ्लेक्सिबल करके, ये जो पोस्चर जिसे हम ढड्डू निकालना कहते हैं, जहां मसल पोस्चर है, इसको पकड़िए और 3 बार इसको स्ट्रेच करिए। 1 2 3, 1 2 3। तो 3 बार हम ये अभ्यास करते हैं तो हमारा धरण धीरे 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 सेटल होना शुरू हो जाता है, अपने स्थान पे आना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने योग के सेशन की शुरुआत में कहा था कि हमारा शरीर है वो पंच तत्वों से बना है और पंच कोश होता है। एक्सक्यूज मी, तो ये जो पंच कोश है, इसके साथ साथ में हमारे चक्रास हैं, हमारे आसपास औरास हैं, ये जब डिस्टर्ब होते हैं, जब बैलेंस इनका खराब होता है, तब हम बीमार पड़ते हैं। आइए एक अभ्यास सीखें जिससे ना केवल हम अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, बट हम अपने औरास को भी करेक्ट कर सकते हैं। अगेन आपका हथेली से फिंगर्स ऐसे और कहिए, लम बम रम यम हम ओम ए यू एम ओम, ओ एम ओम। आइए दोबारा करें, लम बम रम यम हम ओम। लम वम रम यम हम
ओ ओ। तो 5 बार इस हथेली से 5 बार इस हथेली से करते हैं, धीरे धीरे देखिए आपके चक्रास, आपके औरास बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। कई बार कुछ बीमारी हमें किसी भी रिपोर्ट से नहीं पता लगता कि क्यों है। जब आप अपने चक्रास को, औरास को बैलेंस करते हैं, वो धीरे धीरे करेक्ट होते चले जाते हैं। आइए अपने अपने स्थानों में बैठ